नमस्कार। एलआर कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं एलआर मोबिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम कक्षा 10 का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है बहुपद। आज हम इसकी हमारे लिए बेसिक क्लास रहेगी बहुपद के बारे में, कि बहुपद के बारे में, बहुपद क्या होता है, इसके शून्य का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बहुपद पढ़ने से पहले हमको बीजीय व्यंजक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है उसकी बात हमको करनी पहले पड़ेगी कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि बहुपद और बीजीय व्यंजक में डिफरेंस क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक का मतलब होता है जिसके अंदर चर, अचर व संक्रिया। संक्रिया का मतलब समझ लो आप, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। बीजीय व्यंजक का मतलब होता है जिसके अंदर चर हो, अचर हो और संक्रिया हो से बना व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। चर, अचर और संक्रियाओं से बना व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब आगे हम चलते हैं बीजीय व्यंजक के बाद में। तो बहुपद बीजीय व्यंजक के कुछ एग्जाम्पल हम दे लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में जैसे 2x है, ये एक बीजीय व्यंजक है, एक पद का है। मान लीजिए कितना है, 4y क्यूब प्लस 6y, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। इसमें दो पद आ गए। मान लीजिए आपके पास में है √2y प्लस 7, ये बीजीय व्यंजक है आपका। मान लीजिए आपके पास में √2x, 2√x प्लस 6, ये भी बीजीय व्यंजक है। मान लीजिए आपके पास में है x प्लस √5, ये भी हमारा है बीजीय व्यंजक है। तो ये तो हमने क्या पढ़े अभी, बीजीय व्यंजक पढ़े। लेकिन चूंकि हमको क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, बहुपद। तो बहुपद पढ़ने से पहले हमको बीजीय व्यंजक जरूर पढ़ने थे, इसलिए हमने बीजीय व्यंजकों के पहले क्या किया, डिस्कस किए। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और बहुपद क्या होते हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस हम कर लेते हैं। बहुपद का मतलब होता है, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें या जिसके प्रत्येक पद में चर की घात, प्रत्येक पद में जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसके प्रत्येक पद में जो चर की घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। उसको अपन क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे ये सारे बीजीय व्यंजकों को बहुपद नहीं कहते हैं, कुछ बीजीय व्यंजक है उनको बहुपद कह सकते हैं, पर कुछ को हम नहीं कह सकते। केवल हम उन्हीं बीजीय व्यंजकों को बहुपद कह सकते हैं जिनके प्रत्येक पद में चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, जिस 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या का मतलब होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी जो घात है वो ऐसे नहीं मिलनी चाहिए, घात ऐसे नहीं मिलनी चाहिए 1/2, 3/2 या ऐसे घात नहीं मिलनी चाहिए अपन को। अगर ऐसे घात मिलती है तो पूर्ण संख्या में नहीं आती है, और ऐसे बीजीय व्यंजकों को बहुपद नहीं कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद है। तो पहला जो बीजीय व्यंजक है इसको बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही पद है और x की घात कितनी यहाँ पर 1 है। तो x की घात कितनी है अपनी, 1 है x की घात, तो x की घात 1 है, तो 1 हमारी किस में आती है, पूर्ण संख्या में आती है। तो ये हमारा बहुपद है। दूसरे की बात अपन करें तो जैसे इसके अंदर कितने पद हैं, 2 पद हैं। यहाँ पर y की घात कितनी है, 3, यहाँ पर y की घात कितनी है, 1। तो ये भी हमारा बहुपद है, क्योंकि 1 भी और 3 भी इसमें आता है, पूर्ण संख्या में आता है। अगले की बात करें तो अपन अगला क्या है, 2√x प्लस 6, ये हमारा बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है, ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर क्या लग रहा है, अनरूट, और x के ऊपर अनरूट लगने का मतलब है x की घात कितनी हो गई, आधी। अनरूट का मतलब होता है घात आधी होना,
और आदि जो बात है तो ये पूर्ण संख्या में नहीं आती है, ये कभी भी आदि पूर्ण संख्या में नहीं आती, इसलिए ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद ये नहीं, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। फिर बच्चों थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये सर ये बहुपद है कि नहीं, ये तो बहुपद है क्योंकि इसके अंदर कितने पद है, 2 पद हैं और इसमें जो चर है यहाँ पर y की घात तो 1 है, संख्या है तो आपकी रूट के अंदर है तो संख्या हो सकती है। हमको हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनके प्रत्येक पद में चर की घात, हमको केवल किससे मतलब है, चर की घात से मतलब है, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। सैम ये भी हमारा बहुपद है क्योंकि यहाँ पर कितने पद हैं, 1 और 1 2, और दोनों पदों में x की घात क्या है, दूसरे पद में तो x है ही नहीं क्या है, लेकिन पहला जो पद है उसमें x घात क्या है, 1 है जो कि पूर्ण संख्या में आ रही है। तो बहुपद का मतलब हम समझ में आया, बहुपद का मतलब है कि बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को हम कहते हैं जिसके प्रत्येक पद में चर की घात क्या आनी चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो ये हमारे बहुपद की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में हम बात करेंगे बहुपद की घात किसे कहते हैं, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात, बहुपद की घात। आज हमारी ये बेसिक क्लास रहेगी बहुपद के बारे में, उसके बाद में हम आगे यूनिट बाय यूनिट एक एक चैप्टर हम करेंगे, बहुपद के भी करेंगे, सभी यूनिट करेंगे कक्षा 10 की विद एग्जाम्पल हम करेंगे, तो किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस आपको ये ध्यान रखना है कि वीडियो को प्रॉपर रूप से हॉरिजॉन्टल करके देखें और पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमको आगे और इस अच्छे से अच्छा करने की प्रेरणा मिल सके। बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो देखो बहुपद की घात क्या होती है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, घात को ही, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहने लग जाते हैं कि जो अधिकतम घात चर की है उसी घात को क्या कहेंगे अपन, बहुपद की घात कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे ये अपना एक बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 6, एक ये बहुपद अपना 3y, चलो 23 हो गया, 3y का 3y के क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 5, एक ये बहुपद हो गया। एक मान लीजिए ये हमारा 5y की y घात 17, एक मान लीजिए हमारा और ले लेते हैं अपन 3t की घात 4 प्लस 5t प्लस 6। ये कुछ बहुपद ले लिए अपन ने, हमको बताना है कि इन बहुपदों में घात कितनी है, बहुपद की घात कितनी है। तो देखिए यहाँ से बहुपद की घात डिफाइन करें तो यहाँ पर इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसमें तो बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात 2 है, बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। इसमें अधिकतम घात कितनी है आपकी, 3, भाई यहाँ पर तो y के ऊपर घात कितनी है, 2, यहाँ पर y के ऊपर घात कितनी है, सॉरी यहाँ पर तो y के ऊपर घात कितनी है, 3, यहाँ पर y के ऊपर घात कितनी है, 2, तो इसमें जो बहुपद की घात हो गई वो बहुपद की घात कितनी हो गई, 3। अधिकतम घात मैंने क्या लिखा हुई कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पर एक पद है और उसमें अधिकतम घात कितनी है, 17, तो बहुपद की घात कितनी होगी आपकी, 17 हो गई। यहाँ पर इस बहुपद की बात की जाए तो इसके प्रत्येक पद में देखो, पहले पद में जो t है इसमें चर कौन सा t है, तो t पर अधिकतम घात कितनी है, 4, तो इसमें भी बहुपद की घात कितनी होगी, 4, बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी होगी आपकी, 4 हो गई। तो इसको क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स के अंदर डाल दें, मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ आपके बिल्कुल, और उनका अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं कल दूसरे दिन उनका क्या करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। तो ये हो गया हमारे बहुपद की घात। अब हम बात करेंगे बहुपद के शून्यंक की बात कर लेते हैं। इसके बाद में, इससे पहले हम बहुपद के प्रकार पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी पहले अपन बहुपद के शून्यंक का मतलब समझ लेते हैं कि बहुपद के शून्यंक का मतलब क्या होता है। अब आपका जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट चल रहा है, बहुपद का शून्यंक। बहुपद का शून्यंक, कि बहुपद का शून्यंक क्या होता है। तो बहुपद का शून्यंक जैसे नाम से थोड़ा सा डिफाइंड करो, नाम से थोड़ा सा पता लगाया करो। शून्य का मतलब होता है 0, शून्य का अर्थ क्या हो गया, 0।
और शून्यंक का मतलब हो गया जीरो करने वाला। मैथ को बिल्कुल आपको एंजॉय के साथ में पढ़ना है। मेरा दावा है कि अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम आ जाए तो मेरी गारंटी है, लेकिन आपको सभी वीडियोस लगातार देखने हैं, जो भी वीडियो जाते हैं। शून्य का मतलब क्या हो गया? जीरो। और शून्य का मतलब हो गया जीरो करने वाला। किसको जीरो करने वाला? बहुपद को। बहुपद को, बहुपद को जीरो करने वाला ही बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यंक कहलाता है। क्योंकि रिश्ते में किसका लगता है शून्यंक? बहुपद का शून्यंक लगता है। तो बहुपद का शून्यंक का मतलब बहुपद को जीरो करने वाला। और बहुपद को जीरो करने वाला थोड़ी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती तो क्या बोल सकते हैं? बहुपद का मान जीरो करने वाला। जीरो करने वाला। तो बहुपद का मान जीरो करने वाले को क्या बोलते हैं? बहुपद का शून्यंक। डेफिनेशन भी इसकी यही है। माफ कीजिए, थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी इसलिए बीच में आपका देर आ गया था। तो बहुपद के शून्यंक का मतलब मैंने बताया था कि चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए? जीरो। चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। चर के उस मान को ही हम बहुपद का शून्यंक कहते हैं। और समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक बहुपद ले लेते हैं। फिलहाल मैंने बहुपद का क्लासिफिकेशन नहीं किया। एक बहुपद ले लेते हैं। बहुपद के शून्यंक का मतलब हम समझ रहे हैं। अभी बहुपद के शून्यंक कैसे निकालते हैं वो बात अलग है, लेकिन शून्यंक कहते किस चीज को है वो चीज अभी समझ रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास में एक बहुपद है x+4। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है बहुपद को अपने px से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है ना, fx से भी दर्शा सकते हैं, gx से भी दर्शा सकते हैं। जो चर है उसके अकॉर्डिंग दर्शा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं x की जगह क्या रखता हूँ? 4 रखता हूँ, या -4 रख लेता हूँ पहली बार। x का मान क्या रखता हूँ? -4। तो -4 हो तो मुझे बहुपद का मान कितना मिलेगा? -4 और +4 कितना मिला मुझे? 0। यानी x की जगह -4 रखने पर इस बहुपद का मान कितना हो गया? 0। इसका मतलब x बराबर -4 इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यंक कहलाएगा। लेकिन ये तो जैसा कि बहुपद रैखिक बहुपद था आपका, इसके एक घातीय रैखिक बहुपद था, बहुत सिंपल था, इसलिए हमने अंदाजा लगा लिया। आगे आपके द्विघात बहुपद भी आएंगे और रैखिक में भी थोड़े से जटिल मान लीजिए आ जाए तो हम अंदाजा लगा नहीं पाएंगे कि बहुपद का शून्यंक क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक बहुपद है, बहुपद को पी एक्स से दर्शा सकते हैं। एक बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमाइल, पॉलिनोमाइल्स, ठीक है। इसलिए इसका पहला शब्द ले लिया जाता है कौन? पी। और जो नीचे आपका जो ये एक्स लिखा है वो चर को व्यक्त करता है, तो बहुपद को पी एक्स से दर्शा सकते हैं। पी वाई, अगर चर वाई है तो वाई से दर्शा सकते हैं, जी एक्स से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत। मान लीजिए 2x-5, ये भी हमारा रैखिक बहुपद है, एक ही घात है इसके अंदर भी। अब इसके अंदर भी एक घात है तो शायद यहाँ पर अंदाजा लगाना थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होगा कि साहब इसमें x की जगह क्या रखा जाएगा, मान 0 जाए। मुझे तो पता है इसमें x की जगह क्या रखना चाहिए, लेकिन मैंने भी वो अंदाजा नहीं लगाया, मैंने भी तरीके से देखा है उस चीज़ को, और वो तरीका आपको भी नजर आना चाहिए, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर अगर x की जगह आप कितना रख दीजिए? 5/2। x की जगह क्या रख दीजिए? 5/2। आप सोच रहे हो सर ये आपको कैसे पता कि x की जगह 5/2? आप अभी तक इस चीज़ को थोड़ा सा मन में रखना, क्योंकि ये चीज़ अभी आएगी आपके कि x की जगह 5/2 क्यों रखा। हम और भी तो रख सकते, आप और रखकर टेस्ट कर लोगे ना, तो x की जगह और रखकर चेक करोगे तो और x के मान इसको 0 करेंगे नहीं, केवल x बराबर 5/2 ही करेगा। तो सवाल ये है कि मुझे तो पता है 5/2, तो क्या आपको भी ऐसा पता है? अगर नहीं पता तो पता चल जाएगा आगे चलकर, क्योंकि अभी पढ़ेंगे बहुपद के शून्यंक निकालते कैसे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं बहुपद के शून्यंक का मतलब क्या है। शून्यंक निकालना नहीं सीख रहे, शून्यंक का मतलब सीख रहे हैं। और जब शून्यंक निकालना सीख जाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि बहुपद का शून्यंक, इस बहुपद का शून्यंक कौन सा है। जैसे कि अभी पता है कि x का मान 5/2 रखते हैं, देखो
पी ऑफ 5/2 बराबर कितना आएगा 2 गुणा 5/2 और -5, क्योंकि 2 से तो 2 कट गया आपका, तो क्या बच गया 5 - 5 कितना आ गया 0। यानी एक बार फिर इस बहुपद का मान किसी ने 0 किया है तो उसका नाम है x बराबर 5/2। तो यानी x बराबर 5/2 ने अगर इस बहुपद का मान 0 किया तो यही तो इस बहुपद का शून्य लगा। तो इस शून्य की क्या परिभाषा है कि बहुपद का मान 0 करने वाला। तो बहुपद का मान 0 किसने किया, x बराबर 5/2 ने। x बराबर 5/2 ने अगर बहुपद का मान 0 कर दिया तो यही तो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो यह है बहुपद के शून्य का मतलब। अब बहुपद के शून्य निकालते कैसे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बहुपद के शून्य निकालते कैसे हैं उसकी तो हम चर्चा कर ही लेंगे। उससे पहले मैं बहुपद के प्रकार बताता हूं आपको। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार और वो भी में किसके आधार पर, घात के आधार पर। बहुपद के प्रकार किस पर, घात के आधार पर। तो घात के आधार पर सबसे पहला बहुपद बोल सकते हैं अपन रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जो कि नाम से पता चल रहा है रैखिक, यानी इसका मतलब एक रेखा मान लीजिए, और रेखा को अगर हम खड़ा कर दे तो घात 1 होगी इसमें। तो बहुपद की घात अधिकतम कितनी इसमें, बहुपद की घात कितनी होगी 1। बहुपद की घात रैखिक बहुपद में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो रैखिक बहुपद में बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1। बहुपद की घात का मतलब अधिकतम घात। तो बहुपद की जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसके अंदर, रैखिक बहुपद के अंदर। दूसरा है इसका जो मानक रूप देख लेते हैं। चलो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होगा, मानक रूप। बच्चे इन चीजों को सीखने की कोशिश करें, मानक रूप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है। इसका जो मानक रूप होगा वो होगा ax + b। ये हमारा मानक रूप है जहां a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो a और b तो आपके अचर संख्याएं हैं, संख्या मिलेंगी इनकी जगह 2 3 4 5 वगैरह। इस बहुपद का चर तो कौन सा है, x। मानक रूप का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखें, मानक रूप का मतलब होता है कि मानक रूप का मतलब है घात के घटता क्रम। क्योंकि बहुपद कौन सा पढ़ रहे हैं, रैखिक बहुपद पढ़ रहे हैं। रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, एक। तो सबसे पहले तो एक घात का पद लिख देंगे प्लस 0 घात वाला पद। अब 0 घात का मतलब तो कितना हो गया, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो आपका क्या आएगा, +b। भाई a और b आपके x गुणा में संख्या है तो मिल ही सकती है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, ax, यानी तो होगा x वाला पद प्लस b, यानी ये अचर पद। और एग्जांपल के लिए इसको थोड़ा सा समझ ले, मान लीजिए ये भी हमारा रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें भी घात कितनी है चर की, 1 ही है x की घात। तो अगर इसकी तुलना इससे करते हैं तो a का मान कितना हो रहा है, इसमें 2। यहाँ पर x के गुणा में कौन है, 1। तो यहाँ पर x गुणा में कौन है, 2। a का मान कितना हो गया आपका 2, और b का मान कितना हो गया 0, क्योंकि इसमें तो b है ही नहीं। तो लगा सकते हो, तो क्या लगा सकते हो, 2x + 0, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जोड़ने से या घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो b का मान कितना हो गया, 0। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ बेटा, हमेशा कि बहुपद का कौन सा रूप सीखना, आपको मानक रूप सीखना है, स्टैंडर्ड रूप उसका क्या करना अपन को सीखना है। मान लीजिए अपना दूसरा एक बहुपद ले लेते हैं, 3x + 4। ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद की तुलना कौन से रूप से की जाएगी, मानक रूप से। मानक रूप क्या कहता है कि सब x के गुणा में जो लग रहा है वो तो a है, और उसके बाद में अचर पद मिलेगा आपको, b है जो क्या है आपका अचर पद है। तो x के गुणा में यहाँ पर कितना लग रहा है, 3। यानी अगर हम इसके क्या कर ले, कंपेरिजन कर ले, तुलना कर ले, तो तुलना करें तो a का मान साफ साफ पता चल रहा है, कितना आ रहा है, 3। इसमें भी आगे प्लस है तो इसमें भी आगे प्लस है, इसमें +b है तो इसमें +4 है, तो b का मान कितना आ गया, +4। तो ऐसे बहुपद के मानक रूप से क्या करते हैं, इनके मान निकाल लेते हैं। भाई जैसे इसमें ax + b का रूप है तो इसमें a का मान कितना हो गया और b का मान कितना हो गया। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। तो ये बहुपद के मानक रूप हो गया। बहुपद का मानक रूप था अपना रैखिक बहुपद का ax + b। इसमें कंडीशन आगे रहती है कि a का मान 0 नहीं हो सकता। अब a का मान 0 होने से इसको कोई फर्क पड़ रहा होगा, तभी तो इसने कंडीशन लगाई कि भाई a का मान तो 0 मत लेना। तो हम ये देखते हैं कि आखिर ये ऐसा है कौन जिसका मान 0 होने से भाई बहुपद को तकलीफ ही हो रही है ज्यादा। तो a है कौन, a है x के गुणा में लगा अंक, जिसका नाम है साफ साफ x का गुणांक। x का गुणांक का मतलब x के गुणा में लगा अंक। तो अगर x के गुणा में लगा अंक ही 0 हो गया तो x का पद पूरा क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। और जब x का पूरा पद खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा बहुपद रैखिक नहीं बचेगा।
तो हमारा बहुपद ही नहीं बचेगा, हमारा रैखिक बहुपद बचेगा नहीं, एक घात थी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से कंडीशन लगाता है कि भाई ए का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। दूसरा बहुपद का प्रकार में हम दूसरा पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जैसे कि नाम से पता चल रहा है, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, यानी बहुपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। बहुपद की जो घात होगी वो बहुपद की कितनी घात हो सकती है, 2। ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे अपन, द्विघात बहुपद, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 2। इसका अगर मानक रूप, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें सभी स्टूडेंट कि ये हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद थोड़ा सा नहीं, इस प्रश्नावली की जान है, ये क्लियर है कि ये द्विघात बहुपद अगर आपको नहीं आता है तो इसका मतलब ये प्रश्नावली तो जाएगी जाएगी, एक द्विघात समीकरण वाली प्रश्नावली और आपकी चली जाएगी। इसलिए द्विघात बहुपद थोड़ा सा प्यार से जरूर देख लेना। द्विघात बहुपद का इसका मानक रूप वही है कि मानक रूप की बात की जाए तो मानक रूप का मतलब अभी अभी मैंने क्या बताया था आपको कि घात का घटता क्रम। तो चूंकि बहुपद कौन सा द्विघात है तो सबसे पहले कितनी घात आएगी, 2, फिर कितनी आएगी घात, 1, और फिर कोई घात नहीं आएगी, यानी x घात कितनी आ जाएगी, 0। अब मानक रूप में यहाँ पर संख्या लगा दे तो a, यहाँ पर क्या संख्या लगा दे, b, यहाँ पर क्या संख्या लगा दे, c। तो मानक रूप क्या बढ़ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये जो a b c है, ये a b और ये c तीनों के तीनों को क्या कहा जाता है, संयुक्त रूप से गुणांक कहा जाता है। इन तीनों को क्या बोला जाता है, गुणांक। कोई गुणांक क्यों बोला जाता है, क्योंकि वास्तव में ये किसी के गुणा में लगे अंक हैं। जैसे ये a तो किसके गुणा में लग रहा है, x स्क्वायर के, इसलिए इसको तो बोला गया x स्क्वायर का गुणांक। इसको पर्सनल a को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और b क्या है, b आपके x के गुणा में लगा अंक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, x का गुणांक। चाहता तो मैं भी यूनिट को चालू कर देता, लेकिन जब तक बेसिक नहीं होता तब तक यूनिट करने का कोई मतलब नहीं है। और इसको चूंकि यहाँ पर कोई x पद है ही नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है अचर पद या अचर गुणांक, अचर पद या अचर गुणांक। फिर वही कंडीशन यहाँ पर भी होती है कि a का मान तो इसमें भी क्या नहीं होना चाहिए, 0। a का मान 0 इसमें भी नहीं होना चाहिए। फिर वही बात है कि यार आखिर ये है कौन ऐसा कि जिसका मान 0 होने से हमारी इसको दिक्कत हो रही है। तो फिर वही बात है कि a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का। और अगर इसका ही मान 0 हो गया तो 0 गुणा x स्क्वायर ये पूरा 0 हो जाएगा। और पूरा 0 होने का मतलब है कि आपकी 2 घात तो खत्म हो गई, और 2 घात खत्म हो गई तो फिर द्विघात कहेंगे कैसे। तो द्विघात बहुपद तो द्विघात तभी तो कहेंगे उसके पास में 2 घात तो बची रहनी चाहिए कम से कम। इसलिए कंडीशन क्या होती है कि a का मान तो भाई 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ये है। अब इसके थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़े से इसके एग्जांपल ले लेते हैं द्विघात बहुपद के। स्टैंडर्ड रूप की बात की जाए तो अभी भी मानक रूप मैंने बताया था ये आपको, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये क्या हमारा द्विघात बहुपद है। अब इस द्विघात बहुपद के कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिए 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। एक एग्जांपल हमने मानक थोड़ी सी डाल देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका एक बहुपद ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहां से इसकी तुलना करते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें बोलेंगे a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है। तो पहले उस चीज को क्यों ना हम क्या कर लें, थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो मानक रूप से हमेशा क्या करनी पड़ती है, हमको तुलना करनी पड़ती है कि भाई यहाँ पर तो x स्क्वायर गुणा में क्या लग रहा है, a, तो यहाँ पर x स्क्वायर गुणा में क्या लग रहा है, 2, यानी a का मान तो कितना हो गया, 2, और यहाँ पर x गुणा में क्या लग रहा है, प्लस का b, और यहाँ पर भी x गुणा में कितना लग रहा है, प्लस का 5, यानी x जो b है उसका मान कितना आ गया, प्लस का 5, और x स्क्वायर का पद, x का पद, और बाद में जो भी आएगा ना वो सारा का सारा अचर पद रहेगा आपका। तो इसका मतलब है कि प्लस c का मान कितना हो गया, प्लस का 6। तो ये आपके कौन से मान हो गए, a, b और c के मान हो गए। और थोड़ा सा एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके a, b, c के मान भी। बच्चे क्या करते हैं, सीक्वेंस से ले लेते हैं, जो कि मान लीजिए मान लो आपके पास में माइनस का 5x स्क्वायर माइनस प्लस का 3x और माइनस का 7, ये आपके पास में है। तो इसके अंदर a, b, c के मान कौन है, a, b और c के मान। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चे a, b, c के मान कौन कौन है। तो यहां से देखिए कि आप x स्क्वायर गुणा में कौन लग रहा है, x स्क्वायर गुणा में कौन लग रहा है, -5, यानी a का मान तो सीधा सीधा है कि -5 हो गया। और यहाँ पर x के गुणा में कौन लग रहा है, b, तो यहाँ पर x गुणा में कितना लग रहा है, 3, यानी b का मान कितना हो गया, 3 हो गया। और बाद में जो अचर पद है इधर कितना, प्लस का c, इधर कितना, -7, यानी c का मान कितना हो गया, -7 हो गया।
तो इसमें किसी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी है। फिर आगे कल अपन बात करेंगे द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं, वो बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। शून्यंक निकालने के लिए गुणनखंड की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन फिलहाल हम बेसिक तो क्लियर कर लें कम से कम। तो ये मान लीजिए आपके कितने पदों का था, अभी भी मैंने 3 पदों का बहुपद लिया है, इसको द्विघात त्रिपद भी बोल देते हैं। अगर बहुपद द्विघात और पद कितने हो 3, तो उसको क्या बोल सकते हैं, द्विघात त्रिपद बहुपद। मान लीजिए अपने पास फिर एक द्विघात है 2x² + 5x, ये हमारे पास द्विघात है, बिल्कुल द्विघात है। तो द्विघात वाला बहुपद क्या कहता है भाई, a का मान तो 0 नहीं हो सकता, बाकी तो 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है और c 0 हो सकता है। तो इसके अंदर आपका एक पद गायब है, तो तुलना करते हैं तो a का मान तो हमारे पास में अभी भी है, कितना 2, क्योंकि a तो आपका क्या है x² गुणा में लगाएंगे तो यहाँ पर तो है, b क्या है x के गुणा में लगाएंगे तो b कितना हो गया 5, और c इसके अंदर है ही नहीं। अगर आप इसको अच्छे रूप में लिखना चाहो तो प्लस का 0 लिखो, और प्लस का 0 लिखने का मतलब c का मान आपका पास में कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि 0 जोड़ने से और 0 घटाने से मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा इसके अंदर। इसलिए 0 जोड़ने से 0 घटाने से कोई मान परिवर्तित नहीं होती, यानी किसी भी अगर व्यंजक में 0 जोड़े या घटाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी भी व्यंजक को 1 से गुणा करें या 1 से भाग दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का भी विशेष रूप से क्या रखें आप ध्यान रखें। आगे और ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा तुलना करना एक बार आप बच्चे सीख जाए, क्योंकि हालांकि बेसिक है लेकिन बेसिक जब तक मजबूत नहीं होती है ना, क्योंकि कक्षा 10 में बच्चे बेसिक ही बच्चे भी बेसिक ही होते हैं, कोई एडवांस बच्चे नहीं होते कक्षा 10 के अंदर। मान लीजिए आपके पास में है, मान लीजिए माइनस का x² माइनस का 5, ये शानदार एक एग्जांपल ले लिया आपके पास में, माइनस का x² और माइनस का 5। तो यहाँ पर बच्चे क्या है कि भाई x² गुणा में इधर तो ले लग रहा है, यहाँ पर कोई संख्या नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें 1 हमेशा रहता है गुणा में, तो x² गुणा में इधर तो लग रहा है 1, इधर लग रहा है माइनस का 1। अब चूंकि इसमें x का गुणांक तो है ही नहीं, इसमें तो x गुणांक है ही नहीं, तो यानी b का मान तो कितना हो गया इसमें 0, और उसके बाद में अचर गुणांक यानी c का मान कितना आ गया माइनस का 5। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आए तो हमेशा इसको मानक रूप में डाल लीजिए। इसको कैसे मानक रूप बनाएंगे, तो भाई साहब ये तो हो गया माइनस का 1x², और उसके बाद इसमें x का पद तो है नहीं, अब इसमें x का पद है नहीं तो क्या लिख सकते हैं सब 0 गुणा x लिख सकते हैं हम, क्योंकि 0 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और साथ प्लस और माइनस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस गुणा करके फाइनल तो माइनस ही आने वाला है। तो अब अगर इसकी तुलना करें तो a की जगह कितना -1, प्लस की जगह प्लस, b की जगह कितना 0, प्लस की जगह प्लस, और c की जगह -5। तो आराम से आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसको सोच सकते हो। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो इसमें मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कल भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर कल भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात का मतलब आपको नाम से पता चल रहा है, त्रि का मतलब क्या होता है 3 है, यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो 3 हो, यानी बहुपद की घात 3 हो जाए, बहुपद की घात कितनी हो जाए 3, ऐसे बहुपद क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद का मानक रूप बनाना मुझे नहीं लगता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए कि मानक रूप, तो मानक रूप का मतलब भाई बहुपद कौन से घात का है 3 घात का, और मानक रूप का मतलब होता है कि घात को घटते क्रम में लिखिए। तो घात को घटते क्रम में लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे x3 x² x एक घात और फिर कोई घात नहीं, यानी 0 घात उसको लिखते नहीं अपन, तो a b c और d, अचर गुणांक लगा लेते हैं अपन a b c d। तो क्या बन गया इसका मानक रूप कि ax³ + bx² + cx और प्लस d। कंडीशन वही होती है कि इसमें भी a का मान क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a का मान फिर वही है कि a किसका गुणांक है x³ का, और x³ का गुणांक अगर 0 हो जाएगा तो फिर हम किस हिसाब से इस बहुपद को क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो ये मैंने आपको बताया बहुपद के प्रकार। अब हम बहुपद के प्रकार पढ़ चुके हैं, इसके बाद में आते हैं आपके बहुपद के शून्यंक निकालते कैसे हैं। बहुपद के शून्यंक निकालते कैसे हैं, हमको एक 2 टॉपिक के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करनी है। इन 2 टॉपिकों को आप नोट कर लीजिए कि ये अगर आपको आ गए तो मुझे लगता नहीं कि इस पूरी प्रश्नावली में कोई दिक्कत होगी आपको कि बहुपद के शून्यंक कैसे निकालते हैं। एक तो द्विघात बहुपद की बात कर लेता हूं मैं स्पेशली कि द्विघात बहुपद के शून्यंक कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये बात है। द्विघात बहुपद के शून्यंक कैसे निकालते हैं, और दूसरा कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं। द्विघात बहुपद के
गुणनखंड कैसे करते हैं, ये दोनों बातों की हम चर्चा करेंगे कल। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।